नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। हम बात कर रहे थे सम स्पेशल आइटम्स जो अकाउंटिंग में जो टर्म्स होती हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे रिवेन्यू के बारे में, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट और इनकम और गेन के बारे में, आज हम डेट और क्रेडिटर्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट। रेवेन्यू का मतलब होता है आगम, हिंदी में इसे आगम बोलते हैं। आप रेवेन्यू क्या होगा? जो भी मैंने अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने मान लिया एक प्रोडक्ट बनाया, कोई भी प्रोडक्ट हुआ बेटा, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आपने 20,000 रुपए का बेच दिया। आपने वो प्रोडक्ट 20,000 रुपए का बेच दिया, ठीक है। और वो बनाने में अगर मैं कहूं कि ये तो था आपने एमआरपी, ये तो आपने बेच दिया, ये तो सेल कर दिया, ये तो वहां से रिसिप्ट हुई है सेल से। लेकिन मैं आपको कहूं कि उसको बनाने में भी तो कोई ना कोई खर्च लगा होगा। जी बिल्कुल लगा होगा। तो इस 20,000 में मान लो हमारा जो खर्च था वो कितना था? 16,000 रुपए था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सर एक्चुअल में हमारा जो लाभ हुआ, हमें जो इनकम हुई वो कितने हुई? वो हुई हमें 4,000। तो आप समझिए रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू वो वाली ग्रोस वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है बेटा 20,000, जितने में हमने सामान बेचा है। मतलब जो आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन करा, जो आपने सामान बेचा, वहां से आपको कुल कितने पैसे मिले वो आपने कहे हैं हमारे रेवेन्यू। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? आपने अभी तक उसमें से कुछ नहीं घटाया है। आपकी कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट घटाने के बाद हमें आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है उसकी बात नहीं करी। आपने तो इतना कहा है कि आपने कुल माल बेचा कितने का है, वो होती है आपकी रेवेन्यू। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपने अगर सर्विस किसी को दी है तो कितने रुपए की आपने सर्विस दी, अभी उसमें से कुछ भी आपने नहीं घटाया है। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो आपको रिसीविंग हुई है, मैं यहां लिख देता हूं, रिसीविंग फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरी बात आप समझ गए? मैं बार बार कह रहा हूं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जब आप बिस्किट बनाने का धंधा कर रहे हैं तो बिस्किट बना करके जो बेचते हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। और वहां से आपको जो रिसीविंग हो रही है, अभी तक कुछ भी नहीं घटाया सर इसमें से। जो ग्राहक ने आपको जो पैसे दिए वो उतने पैसे ही क्या होंगे? आपके रेवेन्यू होंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे? अब इसके बाद इसी को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हमने बताया था इसी को हम ऑपरेशन बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम ऑपरेशन बोलते हैं। और इसी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारा जो मेन वर्क है वो हमारा ऑपरेशन कहलाएगा या ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? सर ये एक्सपेंस, मैंने एक्सपेंस नई टर्म लिखी, ये हमारी 8th टर्म थी। अब हम 9th टर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो 9th टर्म क्या होगी बेटा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या सर जी? वो खर्चे जो हम माल, अभी मैंने बात करी कि हमारे पास माल जो था वो 20,000 रुपए का हमने कस्टमर को बेचा, तो जो 20,000 रुपए ये तो है रेवेन्यू। लेकिन जो हमारे माल बनाने में, जो हमने चीजें बनाई उसको बनाने में जो खर्च हुआ वो हमारे कितने थे? 16,000। और इसी खर्च को क्या कहते हैं? हम एक्सपेंस कहते हैं। इसी खर्च को क्या बोलते हैं? हम एक्सपेंस बोलते हैं। मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब लिखेंगे इसको बेटा, ये क्या है? ये कॉस्ट है सर। ये क्या है बेटा? कॉस्ट है। और ये कॉस्ट किसके ऊपर खर्च करी गई होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स, सामान के ऊपर जो कॉस्ट। देखिए, आप कोई कच्चा माल लेकर के भी तो आए होंगे, तो वो भी तो हमारा एक्सपेंस हुआ। अब आपने जो 16,000 लगाए थे, आपने माल तो बेचा 20,000 का, लेकिन बनाने में कितने लगा दिए? 16,000। मतलब इसमें क्या क्या शामिल है इस 16,000 में? आप कच्चा माल लेकर के आए, मेरी बात समझ रहे हैं? कच्चा माल आप लेकर के आए, कॉस्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है यहां तक? उसके बाद इस 16,000 में एक और चीज शामिल थी सर, वो क्या होगी? आपने जिस मशीन का यूज करा वो घिसी होगी या नहीं घिसी होगी? तो सर हमने वो वाला पार्ट भी ले लिया। मतलब जितनी घिसी, ये हम अंदाजा लगा देते हैं, ये अनुमान लगाते हैं, ये हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कुछ पार्ट जो है वो घिस गया होगा, उसकी वैल्यू और ले लेते हैं, हम अज्यूम करके मान लेते हैं। तो उसको मैं बोलता हूं, जितनी भी हमारी मशीनरी घिसेगी उसको मैं बोलता हूं डेप्रिसिएशन। क्या कहता हूं बेटा? डेप्रिसिएशन। मेरी बात आ रही है समझ? कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो आप माल लेकर के आए वो है आपका, ठीक है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन, जो आपने मशीनरी यूज करी वो, प्लस
अब एक और बात बताए, माल जो बनाया होगा तो बनाने वाला भी तो कोई ना कोई होगा, या मशीनरी ओनली? सर इसके अलावा भी है हमारे पास। कौन? कोई आदमी होगा, कोई ऑपरेट करने वाला मशीन ऑपरेटर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई और होगा। तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि उनको भी तो कुछ दिया होगा। सर बिल्कुल दिया होगा। तो वो पार्ट भी हमने क्या करा, उसमें जोड़ दिया। उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसमें हमने जोड़ दिया होगा। मेरी बात आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब एक और चीज समझिए बेटा, अब हम एक और वर्ड का यूज करते हैं जो है वेजेस। क्या है? वेजेस। तो सैलरी और वेजेस में थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए, सैलरी का मतलब होता है वेतन, जो आप अच्छे तरीके से समझते हैं। इसी को मैं वेजेस भी बोल देता हूं। क्या कह दूं? वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। और आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि वेजेस में और सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है कि सैलरी जो होती है वो आपके किस वर्क के लिए होती है? मेंटली वर्क के लिए होती है। जो आप दिमाग का काम करते हैं ना, वहां आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। और वेजेस, मजदूरी, दिहाड़ी, ये किस लिए मिलती है बेटा? मजदूरी का मतलब है जो आप फिजिकली वर्क कर रहे हैं। जब आप कहीं पर जाते हैं, ईंटें ढोते हैं, कहीं जाकर के आप बेटा और कोई काम फिजिकली आप काम कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो वहां आपको क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। तो आपने बिस्किट बनाया होगा तो वहां आपको सैलरी मिली होगी, या मतलब शायद जो मैनेजर होगा वो आपका काम क्या, उसका मेंटली वर्क है, वो देखता है, वो चीजों को समझता है, वो कोई हाथ से काम नहीं करता। लेकिन वेजेस जो है वो आपका क्या है? फिजिकली वर्क करते हैं, मशीनों पर लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे मजदूर भी होते हैं। तो हमने मैनेजर को भी सैलरी दी और मजदूरों को भी सैलरी दी। और ये टोटल जो हमारा एक्सपेंसेस है, ये हमारे टोटल जो खर्चे हैं वो क्या है? हमारे एक्सपेंस कहलाएंगे। इन टोटल जो हमारी कॉस्ट है, इसी कॉस्ट को हमने क्या कहा है? एक्सपेंस कहा है। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी चीजें हमने बेची, उनको बनाने में जो भी खर्च लगा, उसे ही, जो भी कॉस्ट लगी, उसे ही हमने क्या कहा है? एक्सपेंस कहा है। यहां तक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एक और नई टर्म के बारे में। हम 10th टर्म हम जिक्र कर रहे हैं, हम अपनी 10वीं टर्म का जिक्र कर रहे हैं, जो कि है इनकम। आप लिख लीजिए इनकम। और इनकम आप अच्छी तरीके से समझते हैं क्या होती होगी। लिखिए बेटा इनकम। इनकम क्या होती है? हमारी 10th नेक्स्ट जो टर्म है वो है इनकम। इनकम का मतलब होता है आय। सर अभी तक तो आप ये समझ रहे थे कि जो भी हमें मिल रहा है हम उसी को इनकम कह देते होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया जो आपको मिल रहा है वो आपकी इनकम नहीं है, बल्कि वो क्या है? आपकी रेवेन्यू है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वो क्या है? आपकी रेवेन्यू है। तो हम इनकम किसे बोलेंगे? अभी मैंने आपको रेवेन्यू पढ़ाया। सर रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंस जो रेवेन्यू के बाद पढ़े थे, अगर मैं वो घटा देता हूं, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटाने पर क्या बचता है? इनकम बचेगी। क्या बचेगा सर? इनकम बचेगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इनकम क्या होती है। लेकिन सर अभी तो आपने बताया रेवेन्यू कितनी थी? 20,000 रुपए। हमने कस्टमर से 20,000 रुपए लिए, उस प्रोडक्ट पर खर्च कितना था? 16,000 रुपए था। सर ये तो 4,000 रुपए तो मेरा प्रॉफिट था, ना कि इनकम। यही तो था। सर ये इनकम नहीं थी, ये तो प्रॉफिट था। तो बेटा एक ध्यान चीज रखिएगा, प्रॉफिट और इनकम अकाउंटिंग में एक ही है। प्रॉफिट और इनकम दोनों ही क्या है? एक जैसे ही है। तो मैं अगर यहां प्रॉफिट लिखूं तो प्रॉफिट भी क्या है? अगर मैं 11th टर्म लिख दूं प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब तो लाभ होता है, प्रॉफिट का मतलब तो लाभ होता है, तो इनकम भी बेटा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से ली गई है। और प्रॉफिट भी क्या है? ये भी हमारी रिसीविंग है। ये भी क्या है? हमारी रिसीविंग्स हैं। लेकिन कैसे कमाई है? बाय नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस। जब हमने रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा दिया तो हमें क्या बचेगा? हमें जो भी रुपया बचा उसे हम इनकम बोल दें या प्रॉफिट बोल दें। मतलब इनकम जो है वो इनकम हमारा, जो माफ कीजिएगा, जो प्रॉफिट है वो हमारा इनकम का ही एक पार्ट है, या इनकम ही है। यहां तक आपको बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट के बाद। प्रॉफिट के बाद एक और टर्म का हम जिक्र कर रहे हैं। प्रॉफिट के बाद एक और पॉइंट का जिक्र करें। ये चीज समझ आई बेटा? प्रॉफिट और इनकम अभी के लिए क्या है? एक ही है। मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा दो, जो भी आपके पास ज्यादा है वो आपका क्या है? वो आपका प्रॉफिट है। यहां तक आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल सर। अगर हम बात करें तो इसके बाद एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं गेन। लेकिन सर हिंदी में इसे हम लाभ ही बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं सर? लाभ। और यहां भी लाभ और यहां भी लाभ। सर अलग अलग तो होंगे। बिल्कुल बेटा, इनमें एक डिफरेंस है, वो ये है, ये वाला जो पैसा था ये कहां से आया? ये जो प्रॉफिट था ये आया हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से। मतलब
अगर मैंने गुड्स बेची तो गुड्स बेच करके जो कमाया वो था मेरा प्रॉफिट, गुड्स बेच करके जो कमाया वो था मेरा प्रॉफिट। गुड्स बेचे 20,000 के, एक्सपेंस उस गुड्स पर था, उन पर बनाने पर था 16,000, वहां से जो इनकम हुई उसे हमने क्या कहा, प्रॉफिट कहा। लेकिन गेन ऐसे हैं बेटा जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं, जो हमारी एसेट, गुड्स नहीं बेटा, गुड्स नहीं। हमने क्या कहा, आपकी जो एसेट्स हैं, आप गुड्स बेच रहे हैं, आप बिस्किट बना करके बेच रहे हैं, वहां आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप अपना फर्नीचर बेच देते हो, अगर आप अपना कंप्यूटर बेच देते हो और वहां से अगर आपको लाभ हो रहा है तो वो क्या होगा, आपको गेन होगा। या मैं ये कह सकता हूं रिसीविंग है, ये रिसीविंग है ऑन सेल ऑफ किसके ऊपर है, ये रिसीविंग ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स के ऊपर आपको अगर रिसीविंग हो रहा और ये रिसीविंग भी कैसी होगी सर, ये प्रॉफिट। अगर आपके पास आपने देखा फर्नीचर आप लेकर के आए थे 14,000 रुपए का और आपने वो 2 साल यूज करा और उसको बेच दिया आपने 18,000 रुपए में या 20,000 रुपए में, तो 6,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उसी को आप क्या कहेंगे, उसे आप प्रॉफिट नहीं बल्कि आप उसे क्या नाम दे देंगे, गेन नाम दे देंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। जो आपके चीजें बेचने की हैं उन चीजों को बेचो तो होगा प्रॉफिट, लेकिन जो आपके काम की चीजें हैं और उन चीजों को आप बेचते हो तो उसे कहेंगे हम गेन। मेरी बात ये वाला पॉइंट भी बेटा आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इनकम में और प्रॉफिट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं लॉस की। तो सर लॉस क्या होगा, अरे बेटा प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट था रेवेन्यू, हमने जो माल बेचा वो माइनस कर दिया, एक्सपेंस तो हमारी इनकम आ गई थी, मतलब प्रॉफिट आ गया था। लेकिन अगर मैं कहूं लॉस, तो सर जी अगर ये एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए, माल को बनाने में खर्च ज्यादा था लेकिन उसको लेने में, मतलब उसको बेचने में हमने क्या करा, उसको बेचने में हमें कमी मिले, हमें कम पैसे मिले, तो वो क्या होगा, लॉस होगा। मैं कह सकता हूं एक्सपेंसेस में से अगर मैं घटा दूं क्या, रेवेन्यू, तो जो भी मेरा बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। एक्सपेंस मेरे 28,000 थे, मान लिया खर्चे मेरे उस सामान पर कितने थे, 28,000, लेकिन बिका कितने का, ये बिका 25,000 रुपए का, तो मेरा लॉस कितना सर, मुझे हानि कितने की हुई, हानि हुई मुझे 3,000 रुपए की। यहां तक आपको अच्छे तरीके से ये बातें समझ आ गई होंगी बेटा। अब इसके बाद एक और पॉइंट के बारे में हम जिक्र करते हैं, लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट, परचेज और सेल। लिखिए बेटा, परचेज और सेल। हमारा पॉइंट जो है, शायद ये हमारा आइटम जो है ये 14th आइटम है, 14वां आइटम है। लिखिए, जो अब हम बात कर रहे हैं परचेज के बारे में, परचेज के बारे में। तो परचेज क्या होता है, देखिए परचेज जो वर्ड होता है वो यूज किया जाता है गुड्स के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, गुड्स के लिए। और हम इसको 2 तरीके से यूज करते हैं। परचेज वर्ड जो होगा, अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए कैश परचेज, तो आप क्या समझेंगे, मैं यहां लिख देता हूं कैश परचेज, और अगर मैं यहां लिख दूं क्रेडिट परचेज, तो इसका मतलब क्या होगा ये भी समझ लीजिए। अगर मैं आपको नॉर्मली ये चीज लिख देता हूं तो आप इससे क्या समझेंगे, कैश परचेज, मतलब कैश इतना आप परचेज करा, किससे परचेज करा, कैश का क्या परचेज करना, आप किसी से कैश खरीद करके लेकर के आए होंगे, मतलब आपने कोई पैसे दे दिए और पैसे ले आए, सर ये कैश परचेज नहीं बेटा। जब भी आपको परचेज लिखा मिल जाए तो समझ लेना है किसकी परचेज है, ये गुड्स की परचेज है। किसकी परचेज है, गुड्स की। तो मैं ये कह सकता हूं इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड विद, किसके साथ रिलेट करता है सर, गुड्स के साथ। मतलब परचेज का मतलब सीधा सीधा क्या है, गुड्स की परचेज कर रहे हैं। अब कैश परचेज लिख दिया, मतलब कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स। मेरी बात आप समझ गए। जो हमारा माल था जो हमने सेल के लिए यूज करना है, वही हमें अगर खरीद करके लेकर के आते हैं तो उसके लिए कैश परचेज लिखा हुआ मिलेगा। और क्रेडिट परचेज, उधार खरीद, और किसकी खरीद होगी, तो समझ जाना क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है ये, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सर जी अगर ये ना लिखा हो तो भी आप क्या समझोगे, ये क्रेडिट परचेज है, किसकी सर, गुड्स की ही। लेकिन सर इसके आगे लिखा हो क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, तो ये क्या है, तो सर लिख तो दिया उसने एसेट्स, बस बात खत्म। मेरी बात समझ गए। अगर कुछ नहीं लिखा तो समझ जाना वो क्या है, वो क्या है, गुड्स की परचेज के बारे में जिक्र कर रहा है। और इसी तरीके से एक वर्ड आता है हमारा सेल। सेल भी सर इसी तरीके से वो भी रिलेट करता है, वो भी किसके साथ बंधा होता है, गुड्स के साथ। अगर लिखा हुआ है कैश सेल तो समझ जाना आपने माल बेचा है, कोई एसेट्स नहीं। अगर लिखा हो क्रेडिट सेल, इसका मतलब समझ जाना आपने क्या करा है, आपने कोई माल बेचा। मेरी बात आप समझ रहे हो, आपने कोई एसेट्स नहीं बेची,
आपने कोई माल बेचा, कोई आपने गुड्स बेची। मेरी बात आप समझ रहे हैं सर। इसके बाद 2 आइटम हमारे रह गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 16th टर्म के बारे में। हमारी 16वीं टर्म जो है वो है डेटर, वो है डेटर। लिखिए बेटा, डेटर जो है डेटर। डेटर क्या होते हैं? तो डेटर हमारे या तो पर्सन होंगे, डेटर या तो पर्सन होंगे या कोई एंटिटी होगी, मतलब कोई बिजनेस होगा। अब ये कौन है? ये वो है वो परचेज गुड्स, जिन्होंने माल खरीदा है। जिन्होंने माल खरीदा है वो क्या है? डेटर है। लेकिन सर जी इन्होंने जो माल खरीदा वो किस पर खरीदा है? वो ऑन क्रेडिट, हमसे या बिजनेस से, या हम लिख सकते हैं फ्रॉम बिजनेस। जिन्होंने माल खरीदा है, जिन्होंने माल खरीदा है लेकिन उधार में खरीदा है। किससे खरीदा है? बिजनेस से खरीदा है। तो ये जो पर्सन होंगे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे बेटा? उस बिजनेस के लिए डेटर कहलाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? डेटर कोई और नहीं बल्कि बिजनेस से, मान लिया हमारा बिजनेस, और बिजनेस से जिस लोगों ने भी, जिस व्यक्ति ने, जिस फर्म ने, जिस संगठन ने माल खरीदा है उधार में, वो हमारे वो बिजनेस के क्या कहलाएंगे? डेटर कहलाएंगे। यहां तक मेरी बात समझ आ गई। उसके बाद मैं बात करता हूं, ये हमारी 17th टर्म थी, ये हमारी 18th टर्म है। क्रेडिटर का जिक्र करता हूं तो क्रेडिटर भी और कोई नहीं है, ये भी कोई पर्सन है, ये भी कोई आदमी है या कोई संगठन होगा जिन्होंने बेचा, माल बेचा होगा। हु सोल्ड द गुड्स, जिन्होंने माल बेचा होगा। कैसे सर? ऑन क्रेडिट। मतलब सर हम कह सकते हैं डेटर भी वो है जिन्होंने माल परचेज करा है बिजनेस से उधार में, और क्रेडिटर वो है जिन्होंने बिजनेस को माल बेचा है। किसमें सर? क्रेडिट। किसमें सर? क्रेडिट में। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप अच्छे तरीके से समझ गए। डेटर वो हैं जिन्होंने बिजनेस से माल परचेज करा है, उधार में परचेज करा है। लेकिन क्रेडिटर वो हैं जिन्होंने माल बिजनेस को उधार में बेचा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब इसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं। हमारी 19th टर्म है स्टॉक। हमारी 19th टर्म है स्टॉक। और स्टॉक क्या होता है बेटा? देखिए हमने गुड्स का जिक्र कर लिया, ऐसा माल जो हमने बेचने के लिए लिया है। थिंग्स फॉर सेल। थिंग्स फॉर सेल क्या होती हैं? गुड्स होती हैं। लेकिन ऐसा माल जो बिना बिके रह जाए, मतलब अनसोल्ड गुड्स। ये क्या है? स्टॉक क्या है हमारा? अनसोल्ड गुड्स। ऐसा माल जो हमने सेल के लिए खरीदा था लेकिन बिका नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा स्टॉक। अब हम बात कर रहे हैं हमारी आखिरी आइटम के बारे में, जो है ड्राइंग। जो है ड्राइंग। सर ड्राइंग क्या होती है? देखिए जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस से कोई भी आइटम लेता है, सर जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस से कोई भी आइटम लेता है या कैश लेता है, तो मैं यहां लिख देता हूं गुड्स, सामान और कैश टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। तो जो पर्सनल यूज के लिए सामान बिजनेस से निकालता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइस मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में भी जाकर के हमें बता सकते हैं। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को भी आप शेयर कर सकते हैं। कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हम दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।